नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पुराना टॉपिक है ना, 1949 में स्थापना हुई थी, उसके बाद से हम लोग पढ़ते रहते हैं ट्रेडिशनल के अंदर, तो करंट अफेयर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें पढ़ना है। दरअसल जो हमारे पास न्यूज़ है वह यह है कि तुर्की ने अपनी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया था। वह प्रस्ताव था स्वीडन की नाटो सदस्यता के बारे में। दरअसल क्या हुई स्थिति कि स्वीडन जो है यह 2022 में अप्लाई किया था कि मुझे आप नाटो की मेंबरशिप दे दो, मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूं और आपकी जो भी नीतियां पॉलिसी है उसका फिर मैं बराबर से पालन करूंगा। और क्राइटेरिया भी पूरा करता है, क्योंकि जिस जो क्राइटेरिया निर्धारित है, जिस जिस देशों को शामिल किया जा सकता है, यह उसके तहत भी आता है। लेकिन क्या हुआ कि 2022 में इसने अप्लाई किया, लेकिन आज जो स्थिति चल रही है 2024 में है हम लोग, अब तक इसको नाटो की सदस्यता नहीं मिली है, जिसका बड़ा रीजन बना हुआ है तुर्की। तुर्की ने क्या किया कि नियमों के अनुसार नाटो कहता है कि जब कभी भी किसी नए मेंबर को समूह में शामिल किया जाएगा तो जरूरी है कि कंसेंट सभी सदस्यों का हो। यदि सभी सदस्य अग्री करेंगे तो ही वह सदस्य बन सकता है नाटो का, अदरवाइज हम उसे नाटो में शामिल नहीं करेंगे। तो तुर्की ने लगातार विरोध किया था 2022 में, जिस समय अप्लाई किया था इसने एक सदस्यता के लिए। अब क्या हुआ कि इसने अपनी संसद में पेश किया विधेयक और वहां पर सभी जो भी सांसद थे उन्होंने फिर बहुमत से पारित करा दिया है। अब सबकी सहमति बन गई है। ये स्थिति इस प्रकार की कि अपने देश में पहले कंसेंट लेते हैं, उसके बाद जब ये आगे जाएंगे तो बता देंगे कि ठीक है जी हम सहमत हैं, उसको शामिल कर लीजिए। तो इन्होंने अपने देश में प्रस्ताव पारित करा लिया है, जिसके बाद से अब संभावना ये बढ़ गई है कि अब जल्द ही स्वीडन जो है वह एक नाटो का मेंबर बन जाएगा। अब आज की वीडियो में पूरा मामला यह समझना है कि किस प्रकार से इसने अप्लाई किया था, तुर्की ये विरोध क्यों कर रहा था और अब से पहले ये सदस्य क्यों नहीं बन गया था। जो भी मामला रहेगा हर एक चीज समझेंगे, लास्ट में नाटो के बारे में भी कुछ खास बातें करेंगे। लेकिन हर एक चीज जानने समझने से पहले जरूरी है कि आप लोग देख लीजिए एक प्रश्न जो आपके प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाटो पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, अब भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और मेंस के लिए अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, यह सब भी बहुत खास है, क्योंकि नाटो वैश्विक परिदृश्य, वैश्विक भू राजनीति वगैरह वगैरह बाकी चीजें हम देखते हैं कि मेंस में पूछी जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहां से भी एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो आप लोग तैयार पहले से रहिएगा। ठीक, और अभी आंसर नहीं दे सकते तो अंत तक पूरा सेशन देखिए, आपको हर एक बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्थिति यही है कि नाटो में शामिल होना है तो सभी सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए। तुर्की और हंगरी ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने लगातार विरोध किया है कि स्वीडन को शामिल नहीं किया जाना है। अब तुर्की के पास जो है वह अपने रीजन है, यह बताता है कि मेरे पास अपने प्रॉपर कारण है जिसकी वजह से मैं विरोध करता हूं। लेकिन तुर्की जो है वह जुड़ा हुआ है हंगरी से, थोड़ा थोड़ा डोमिनेंस है, बातें मानता है, तो तुर्की के अकॉर्डिंग ही हंगरी चल रहा है। तो उन्होंने आपसी सहमति बना रखी है कि नहीं करना शामिल। तो यही मानता है अभी तक जो हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स है, तो सब लोग अब यही मान रहे हैं कि तुर्की ने अप्रूवल दे दिया तो इसका मतलब है कि हंगरी भी सहमत हो जाएगा, जिसके बाद ये पूरा मामला हम देखेंगे कि क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि स्वीडन की स्थिति क्या है। तो देखिए स्वीडन चाहता है कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं। नाटो में शामिल होने का सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वह यह है कि जब आप नाटो का मेंबर बन जाएंगे तो पूरी दुनिया में आपका एक खास डर बन जाता है। खास डर किस मामले में बनता है? नाटो के अंदर एक आर्टिकल है 5, जो उसका चार्टर है, उसका आर्टिकल 5 यह कहता है कि अगर कभी भी दुनिया का कोई भी देश नाटो के किसी भी एक सदस्य देश के ऊपर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में उस हमले को एक देश के ऊपर हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा। और जब पूरे नाटो पे हमला हो गया तो उसका मतलब यह है कि जितने भी इसके समूह के अंदर देश हैं वह सभी फिर विरोध करेंगे और फिर जो हमलावर देश है उसके साथ जो भी करना होगा वह सब करने के लिए स्वतंत्र है। यह इसकी स्थिति बनी हुई है। तो इसी वजह से एक ग्लोबल सिचुएशन के अंदर सभी देशों को फेस करने के लिए, अपने खास डोमिनेंस बनाने के लिए और अपनी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह पूरा संगठन शुरुआत से ही खास रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे समय समय पर अलग अलग देश में शामिल हुए हैं। स्वीडन की कुछ खास स्थितियां इस प्रकार की, इसने पिछले 2 शताब्दियों के अंदर एक भी युद्ध नहीं लड़ा है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए, दोनों वर्ल्ड वॉर से यह बाहर रहा, कोल्ड वॉर वाली स्थिति थी वहां भी बाहर रहा। और इसने कभी भी सैन्य संगठनों को समर्थन नहीं दिया, जैसे कि जो नाटो है यह भी एक प्रकार का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो इसने नाटो को कभी समर्थन नहीं दिया, चाहे कोल्ड वॉर की स्थिति हो या फिर उसके बाद की भी हो, नहीं सपोर्ट किया था। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे इसकी जो स्थिति है वह बदलती है और ये नाटो के अंदर अलग अलग प्रकार से शामिल होने लग जाता है और अलग अलग उसके पक्षों को समर्थन देने लगता है। एक खास मामला यह हमारे पास में आता है कि जब से यह यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल हुआ है उसके बाद से यह नाटो के प्रति भी अधिक एक्टिव हो गया है। यह यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था 1995 में।
1995 में शामिल होने के बाद इसने अपनी जो रुचि थी वह बदली। हम जनरली देखते हैं कि अलग अलग देशों में सरकारें बदलती हैं और जब सरकारें बदलती हैं तो उनके इंटरेस्ट भी बदल जाते हैं और ठीक वह अलग अलग प्रकार से फिर चीज़ों को देखती हैं, उनके व्यूज़ बदल जाते हैं, ओपिनियंस बदलते हैं और उसके अकॉर्डिंग सारे निर्णय फिर लिए जाते हैं। 1995 में जब यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए उसके बाद से फिर नाटो के साथ इन्होंने सहयोग शुरू कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है जब से बाद से, तब से यह स्थिति और ज्यादा बदल गई है, जिस वजह से स्वीडन ने और भी ज्यादा झुकाव यहां पर दिखाया है। जब 2022 में स्वीडन ने अप्लाई किया था नाटो की मेंबरशिप के लिए, उस समय फिनलैंड ने भी अप्लाई किया था। लेकिन फिनलैंड की खास स्थिति यह है कि फिनलैंड आज के समय में इसका लेटेस्ट मेंबर बना हुआ है, जिसे वर्ष 2023 में शामिल कर लिया गया था। लेकिन लगातार हंगरी और तुर्की के विरोध की वजह से ही हम देखते हैं कि स्वीडन की स्थिति अभी तक लंबित है, लेकिन अब सपना इसका पूरा होने वाला है। अब लगातार ही हम लोग बात कर रहे हैं कि तुर्की इसका विरोध कर रहा था, तुर्की ने अलग अलग जगह पे अलग कारण भी बताए होंगे। ऐसे ही तो आप ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको अपने क्लियर रीजन तो देने होंगे। तो क्या क्या रीजन दिए थे तुर्की ने, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो तुर्की के पास जो खास रीजन था, पहला तो यही था कि आप अपने यहाँ पर आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। एक खास एक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन स्वीडन के अंदर, उसका नाम है कुर्द आतंकवादी संगठन, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। ठीक, तो इसके ऐसे ना और भी कई संगठन है। तो तुर्की मानता है कि आप इस प्रकार के संगठनों को पनाह देते हैं और आप इनको पनाह देते हैं अपने देश में, तो आपके देश में नुकसान नहीं करते, लेकिन आपकी सीमा से जुड़े हुए जो और देश है ना, उनके साथ ही बहुत अधिक छेड़छाड़ करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके यहाँ पे हमले करते हैं, या कभी कभी वहां पे लोग जो होते हैं, ये जो उनकी फोर्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर हमले करके उनकी जान ले लेते हैं। किसकी वजह से हो रहा है? स्वीडन की वजह से हो रहा है, क्योंकि स्वीडन इसको पनाह दे रहा है, इनको अपने यहाँ रख रहा है और इनके प्रति यह काफी ज्यादा एक नरम रुख बनाए हुए हैं। आपकी गलती है, आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझिए ना, आप इस प्रकार से समर्थन नहीं दे सकते आतंकवादी संगठनों को, इन्हें पनाह देंगे तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यह पहला रीजन था जिस वजह से यह लगातार विरोध कर रहा था। वहीं दूसरी स्थिति हमने यह देखी कि तुर्की के विरोध का कारण बन गया कुरान दहन विरोध प्रदर्शन। हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में अलग अलग जगह बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, और जब विरोध करते हैं तो जब कभी भी मुस्लिम धर्म की या कुरान की बात आती है तो जलाते हैं। ऐसे कई न्यूज में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आप लोग के साथ में, अभी फिर दोबारा डिस्कस कर रहा हूं ये चीज। तो जब कभी भी कुरान को जलाया जाता है, कुरान जला करके विरोध दर्ज किया जाता है, तो उस स्थिति में जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए यह एक पवित्र पुस्तक है, उनसे धर्म से जुड़ी हुई है और उनके लिए बहुत अधिक मान्य है, ये वह अपने जीवन में सबसे ऊपर रखते हैं इसको। अब जब आप किसी इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक के साथ अगर आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो इस प्रकार के व्यवहार से क्या होगा कि विरोध तो होगा। और ऐसा नहीं है कि तुर्की ने अकेले विरोध किया, हम देखते हैं कि दुनिया के और भी देश जो हैं वह देश भी ऐसी स्थितियों में विरोध करते हैं। किसको? स्वीडन का और उसकी स्वीडन की गवर्नमेंट का। कहते हैं कि आपके यहां पर चीजें हो रही है, आप चीजों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कैसा कानून है आपके देश का। स्वीडन कहता है कि हमारे देश का कानून कहता है कि आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम कहते हैं कि आप अपनी बात रखो, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप रखो। अब उस दौरान क्या हुआ कि आप जो उचित प्रतिबंध लगा सकते थे वह आपने उचित प्रतिबंध नहीं लगाए, और उन्हीं उचित प्रतिबंधों को नहीं लगाने की वजह से यह पूरी घटना हो रही है। तो जरूरी है कि इस तरफ नियम बनाया जाए। तो यह दो महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से तुर्की ने लगातार विरोध किया था, लेकिन अब सहमति बन गई है। तो सहमति किस प्रकार से बनी है यह भी समझ लीजिए। तो देखिए, कुरान वाली स्थिति यह है कि भाई स्वीडन ने ना एक बीते दिनों एक कानून पास किया है, और जो यहाँ पर कानून पास किया गया है उसका अर्थ यह है कि अब आने वाले समय में आप यहाँ पर कुरान नहीं जला पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की किसी गतिविधि में शामिल होता है तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा। ऐसे इन्होंने निर्णय लिए हैं। वहीं साथ साथ यही स्थिति है कि जो वहां पर आतंकवादी समूह थे, जो एक्टिव थे, उनके प्रति भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, और कड़ा रुख अपनाते हुए गवर्नमेंट ने सीधा फाइनल कर दिया है कि कोई हथियार नहीं खरीदेगा, हथियार नहीं बेचेगा, और इस प्रकार का कोई भी संगठन हमारे देश में नहीं होगा। यदि होता है तो कड़ी कार्रवाई सरकार अपने स्तर पर ही कर लेगी। तो जब इस प्रकार के निर्णय लिए गए तो निर्णय लिए जाने की वजह से क्या हुआ कि तुर्की का जो रवैया था, जो उसकी रुचि थी, जो उसका पक्ष था, वह बदल गया, और उसने कहा कि ठीक है, अब हम नाटो के अंदर स्वीडन का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन अकेले नहीं किया। ऐसा नहीं कि मतलब जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, वह सामने आ गए हैं या वो पहुंच गए हैं वहां पर और उन्होंने नाटो में जाके कह दिया कि नहीं जी शामिल करो। नहीं, इन्होंने पहले संसद में प्रस्ताव लाया कि अकेले नहीं, पहले देखते हैं कि बहुमत मिलता है या नहीं मिलता, उसके बाद चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम तुर्की का भी समर्थन करेंगे, इसको भी लाभ देंगे। कैसे? यूरोपियन यूनियन के अंदर स्वीडन एक मेंबर है, लेकिन उसके अंदर तुर्की मेंबर नहीं है। अब तुर्की नाटो के अंदर है, ठीक है। अब तुर्की कह रहा है कि देखो, मैं नाटो में समर्थन कर देता हूं, तुम नाटो में आ जाना स्वीडन, लेकिन स्वीडन तुम यूरोपियन यूनियन में मेरा समर्थन करना और तुम मुझे वहां पर एक सदस्य बनवा देना। यदि ये एक्सचेंज वाली पॉलिसी तुम अपनाते हो तो हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने सहमति दर्ज की, ठीक है, हम आपका
EU में स्वागत करते हैं, आप हमारा नाटो में स्वागत कर लीजिए। तो यह महत्वपूर्ण कारण बन गए जिसकी वजह से इनकी आपसी सहमति हुई है और अब जाकर के हम यह स्थिति देख भी पा रहे हैं। अब नाटो में यदि स्वीडन शामिल हो जाता है तो उसका क्या महत्व है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी कोई भी देश जुड़ता है, पहली बात तो देखो यही है कि इसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा पिछले 2 शताब्दियों के अंदर, शांत रहा है, तटस्थ स्थिति अपनाई है एक प्रकार से इसने, जैसे कि हम लोग गुटनिरपेक्षता वगैरह की मानते हैं, उस प्रकार की स्थिति थी इसकी। अब जब ऐसी स्थिति में यह रहा है, पर उसके बावजूद जब यह नाटो ज्वाइन करेगा, इसके इंटरेस्ट बदल रहे हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स को देख रहा है, समझ रहा है, और अभी भी हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग मोर्चों पर युद्ध चल रहा है ना, चाहे हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, चाहे हम लोग बात करें इजराइल पैलेस्तीन वॉर की। थोड़े दिन पहले ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, साथ साथ इराक पे भी किया, सीरिया पे भी किया। ये एक स्थितियां ऐसी जो ना ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी काफी ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं, और इस वजह से आसपास क्या देश हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि वह देश जिनकी आपस में नहीं बन रही है, किसी न किसी बात पे मनमुटाव है, वह सब सतर्क हो रहे हैं, एक्टिव होते जा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी कोई घटना ना घट जाए जिसकी वजह से हमारे हजारों लाखों लोगों की जान चली जाए। तो पहले से पहले एहतियात बरत ली जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। तो यह सब कुछ वही सब सोच रहे हैं। तो अब क्या क्या होने वाला है स्वीडन के साथ में, या नाटो को क्या क्या लाभ मिलने वाले, एक बार समझते हैं। देखिए, बाल्टिक सागर वाले तट पर अब नाटो का प्रभुत्व हो जाएगा। बाल्टिक सागर का एक अच्छा हिस्सा जो है वह रशिया के पास है, लेकिन रशिया से अलावा जितने भी देश वहां पर बचे हुए हैं वह सभी देश अब नाटो के मेंबर हो जाएंगे। तो बाल्टिक सागर वाले क्षेत्र पे एक प्रॉपर डोमिनेंस दे सकते हैं आने वाले समय में हम, नाटो का हो जाएगा, जो एक बड़ा खींचतान का विषय आने वाले समय में बन सकता है, या फिर शांति का विषय भी बन सकता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि सामने भी अच्छा खासा बल है, सामने भी अच्छी वाली फोर्स है, या फिर सामने वाला हमसे तगड़ा है, तो पंगे नहीं लेते, छेड़छाड़ हम नहीं करते। तो यह भी एक कारण बन सकता है जिससे हम ग्लोबल पीस को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हमला हुआ तो नाटो फिर अपना आर्टिकल 5 फॉलो करेगा और उसके बाद फिर सब चीजें बदल सकती हैं। अब गठबंधन जो बन रहा है पूरा रूस के निकट पहुंच जाएगा। अब रूस के निकट नाटो को महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यह भी एक खास स्थिति हो जाएगी, क्योंकि नाटो की स्थापना ही रशिया के विरोध में हुई थी। अभी तक स्थिति वही बनी हुई है, कोल्ड वॉर जैसा तो नहीं रहा, पर फिर भी मनमुटाव रहता है, चीजों को विरोध करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से संगठन मजबूत हो रहा है तो रशिया को एक अच्छी खासी टक्कर उसकी सीमा पे मिलेगी। एक अच्छा खासा आपूर्ति मार्ग मिल जाएगा नाटो के देशों को, और आने जाने के लिए स्थल मार्ग से यह चीजों को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि नाटो की खास बात यही है, यह सभी देश आपस में बहुत अधिक सहयोग करते हैं, यही पॉलिसीज के अंदर है, यही चार्टर में शामिल है। इसके अलावा समुद्र के अंदर संपत्तियों की रक्षा जो है वह भी खास सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि स्वीडन आ जाएगा तो एक महत्वपूर्ण देश वहां पे बन जाएगा जो चीजों को मेंटेन कर सकता है, देखरेख कर सकता है, और जो आसपास के सदस्य देश हैं उन सबको भी यहाँ पर सहयोग मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा स्वीडन जो है उसकी सेना बहुत अधिक उन्नत है, चाहे हम लोग बात करें स्थल पे, या फिर हम लोग बात करें जल पे, या फिर हम बात करें वायुसेना की, काफी ज्यादा उन्नत है। और जब इसकी सेना जो है यह उन्नत है तो नाटो के साथ जुड़ेगी, जिससे कि नाटो का जो सैन्य बल है वह बढ़ेगा, और अलग अलग मोर्चों पे, अलग अलग पक्षों पे फिर यह सहयोग भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यह सारी वह महत्वपूर्ण बातें रही जो स्वीडन के लिए भी खास है और नाटो के लिए भी खास है, और इस प्रकार से चीजें बदलेगी, ठीक। तो यह महत्वपूर्ण रही हमारी अब तक की न्यूज कि क्या हो रहा है, किस किस प्रकार से हो रहा था घटनाक्रम, कैसे अब स्थिति बदली है, और आने वाले समय में क्या क्या होगा, किस पक्ष को लाभ मिल रहा है। और रशिया के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं यह सभी लोग नाटो के सदस्य देश मिलकर के, यह भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ नाटो के बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। नाटो आज के समय में एक 31 सदस्यीय देश है, ठीक है। इसकी जो स्थापना थी वह हुई थी 1949 में। जब 1949 में स्थापना हुई थी तो 12 देश थे। इन देशों ने वाशिंगटन संधि पे साइन किए थे, और वाशिंगटन संधि पे साइन करने के बाद इन्होंने यह पूरा का पूरा संगठन तैयार किया था। उस समय स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपको पता ही है, 1949 में क्या था, कोल्ड वॉर वाली स्थिति थी, तो रशिया के विरुद्ध एक अच्छा खासा सैन्य गठबंधन तैयार करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। और जब नाटो की स्थापना होती है तो हम देखते हैं कि 1955 में हमारे सामने एक दूसरा सैन्य गठबंधन सामने आता है, जिसको नाम दिया गया था वार्सा, ठीक है। तो पूंजीवाद के विरुद्ध एक समाजवादी गठबंधन तैयार किया था रशिया ने, इसको वार्सा पैक्ट नाम दिया था। तो इस प्रकार खींचतान चली थी इनकी, और 1990 तक यह खींचतान चलती रही थी, ठीक है। अगर लेटेस्ट नंबर की बात करें तो पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, फिनलैंड है, 2023 में शामिल हुआ है, 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया शामिल हुआ था इसके अंदर, ठीक है। तो यह इस प्रकार इसके सदस्यों की स्थिति है। आप लोग चाहे तो यह लिस्ट रख सकते हैं अपने पास में, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से सदस्य हैं इसके, ठीक। इसके अलावा हम यहाँ पर यह देखते हैं कि इसका जो मुख्यालय है यह ब्रुसेल्स के अंदर है। यह एक प्रकार का रक्षात्मक सैन्य गठबंधन, यानी कि सैन्य है लेकिन यह कहते हैं कि हम रक्षा के लिए बने हैं साथ में, ऐसा नहीं कि किसी पर हमला करना है। दो तरह की नीतियां होती हैं, आप हथियार तैयार कर रहे हैं, हमला करना चाहते हैं, या फिर हथियार तैयार कर रहे हैं पर आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो यह कहते हैं कि हमने 31 सदस्यों का यह जो समूह तैयार कर लिया है आज के समय में, इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा करना है। हमारा आर्टिकल 5 भी यही बात कहता है,
ठीक है। समूह तैयार हुआ था, समूह की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। 12 सदस्य थे। उस समय जो चार्टर था वह आज तक फॉलो किया जा रहा है और चार्टर के अंदर अनुच्छेद 5 साफ साफ कहता है कि अगर कभी भी समूह के किसी एक सदस्य पे हमला किया गया तो सभी लोग उस पर अपने ऊपर हमला मानेंगे और फिर जवाबी कार्रवाई करेंगे। किस प्रकार का हमला, यह भी परिभाषित किया हुआ इसके अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 कहता है कि भाई अगर आप अपने बलों से हमला करते हैं, जहाजों से हमला करते हैं, विमान से हमला करते हैं, किसी भी क्षेत्र पे, चाहे जल क्षेत्र पे हमला कर रहे हैं, स्थल क्षेत्र पे हमला कर रहे हैं या वायु क्षेत्र से हमला कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो फिर आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जो अनुच्छेद 5 है नाटो चार्टर का या वाशिंगटन संधि का, उस स्थिति में मामला यह सामने आता है कि आज तक कभी भी इसको दूसरी बार लागू नहीं किया गया है। पहली बार लागू हुआ था कब? वर्ष 2001 में, जिस समय 9/11 का हमला अमेरिका पे हुआ था, तब पहली और एकमात्र बार यह अनुच्छेद लागू हुआ था। उसके बाद से आज तक यह लागू नहीं हुआ। इस समूह की बात करें तो 2 उत्तरी अमेरिकी देश इसके अंदर हैं और साथ साथ 29 देश यूरोपीय हैं जो पूरा समूह आज के समय में चला रहे हैं। पर अगर कभी भी किसी नए देश को उसमें शामिल होना हो तो क्या कोई क्राइटेरिया निर्धारित है? जी हाँ, बिल्कुल एक क्राइटेरिया निर्धारित है। कहते हैं आज के समय में कि कोई भी यूरोपीय देश जो है वह इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है। वहीं आपको वाशिंगटन संधि के सिद्धांतों का पालन करना होगा और साथ साथ उत्तर अटलांटिक क्षेत्र जो है उसकी सुरक्षा के लिए आपको विश्वास भी जाहिर करना होगा कि आप हमेशा तत्पर रहेंगे और चीजों में सहयोग करेंगे। यदि आप इन तीनों ही चीजों को फॉलो कर देते हैं तो आप यूरोपीय सदस्य हो और इस समूह में आपका स्वागत कर लिया जाएगा। ठीक, तो यह पूरा पूरा मामला है। स्वीडन क्राइटेरिया फॉलो करता था, लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि सभी सदस्य सहमति दर्ज करेंगे तो ही आएगा, लेकिन कुछ सदस्य विरोध कर रहे थे। तो यह पूरा महत्वपूर्ण सेशन आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत खास है। नोट्स जरूर बना लीजिएगा। सभी चीजें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत अधिक रिलेवेंट है। साथ साथ रिलेवेंट यह है, एक प्रश्न भी है जो प्री में आ सकता है, तो आप चीजों को तैयार रखिए और साथ साथ इसका आंसर अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं इजीली। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर कोई समस्या आप लोग को नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग अब अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सेशन पसंद आया होगा तो शेयर जरूर कीजिए बाकी साथियों के साथ और लाइक के बिना भी नहीं जाइएगा। हाँ, आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए वह आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। तो अगली वीडियो मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।